अस्सलाम वालेकुम। भारत के इश्ताल अंगेज़ बयानात का सिलसिला तो रोज़ाना आता ही है, लेकिन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो लगता है कि ऐसे रुख के ऊपर है कि किसी एडवर्स किस्म के अभी भी आप एक्शन की बॉर्डर्स के ऊपर किसी भी मौके के ऊपर उसको रूल आउट करना शायद मुनासिब ना हो। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। वहाँ से अपोजिशन पूरी दुनिया में एक ही तरीके से एक्ट करती है। वहाँ पे भी वो सवाल पूछ रहे हैं, बताइए कितने जहाज़ गिरे, कितना नुकसान हुआ। पहले वो उसका जवाब नहीं थे दे रहे। फिर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है आज, और वो एक जयशंकर के इंटरव्यू के जवाब में उन्होंने ट्वीट किया। इंटरव्यू में उनसे सवाल जवाब हो नहीं था। पहले ट्वीट पढ़ देता हूँ, फिर जयशंकर का आपको इंटरव्यू भी दिखाता हूँ। राहुल गांधी ने कहा है कि वाई इंडिया हैज़ बिन डी हाइफिनेटेड विद पाकिस्तान। ये तो वैसे पाकिस्तान को इतराज़ ज़्यादा होना चाहिए था कि वो इंडो पाक के बाद हमें वो एफ पाक कर दिया था ये अमरीकनों ने 9/11 के बाद। तो अब अफ़गानिस्तान से हटा के दोबारा इंडो पाक की तरफ आ गए हैं। कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान लिखा जाता है, हम बहुत खुश नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उससे पूछा है मोदी से कि दोबारा हाइफिनेशन हमारी पाकिस्तान के साथ क्यों हो गई, क्योंकि इंडिया तो सुपर पावर बनने जा रहा था। पाकिस्तान तो वो रूल आउट कर रहे थे कि अब इसमें जान ही कोई नहीं है, ना ये हमारा कन्वेंशनल वॉरफेयर में मुकाबला कर सकते हैं, तो ये दोबारा इंडो पाक कैसे हो गया। दूसरा वो पूछ रहे हैं वाई डिड नॉट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमनिंग पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि एक कोई दुनिया का मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया हो इस सिचुएशन के। ये एक वो फिनोमेना है जो पाकिस्तान क्लेम करता है इस सारी सिचुएशन में कि दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो वहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है मेन राहुल गांधी, उसने मोदी से पूछा है कि बताओ कि दुनिया सारी किधर थी जब आप कह रहे थे कि ये हम काम करने जा रहे हैं, वो आपके साथ तो एक भी नहीं था खड़ा। हु आस्क्ड ट्रम्प टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये सबसे मज़े की बात यह है कि इंडिया शिमला माहदे के अंदर भी वो कश्मीर का बायलैटरलिज्म आ गया था, तो उसके बाद वो रौला ही पड़ा रहा है कि यूएन की रेजोल्यूशन किधर है। लेकिन इंडिया ने एक ऐसा काम किया है कि उसने अटैक तो पाकिस्तान पे किया है, लेकिन कश्मीर का मसला जो है दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया। और मीडिएशन जो है सीज़ फायर की अनाउंसमेंट वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से आती है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया में भी दिल्ली के साथ वो टॉक्स करता है और पाकिस्तान के साथ मीडिएशन है फॉर्मल, दोनों तरफ बात करता है सीज़ फायर इंश्योर करवाने के लिए, और अनाउंसमेंट यूएस प्रेसिडेंट करता है। तो राहुल गांधी ने पूछा है कि बताओ मीडिएशन का रोल अमेरिका के पास कैसे चला गया। वो मोदी से ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज़ कोलैप्स्ड, ये उसकी चौथी लाइन है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई है। ये उन्होंने कहा कि जयशंकर का वो इंटरव्यू उसको भी सुन लीजिए कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जयशंकर आगे इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे। यशवंत सिन्हा ने पूरी बात खोल के रख दी है कि वो पुलवामा भी हुआ था तो इसी काम के लिए हुआ था, और वो वोट मांग रहे थे कि एक एक शहीद के नाम के ऊपर मुझे वोट दो। तो अब दोबारा उन्होंने बिहार का इलेक्शन है तो दोबारा ये एक नया टोपी ड्रामा करके तो पूरी दुनिया को भी और इंडिया के अवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स हैं, और कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी अगर उनको कोई गलत फहमी थी पहले कि वो हम बड़े तगड़े हैं, तो वो दूर हो चुकी है अपने जहाज़ गंवाने के बाद, और 10 तारीख की जो जॉबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की 10 मई की उसके बाद। तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसी इश्ताल को बरकरार रहना चाहिए जो आज से कोई 15-20 दिन पहले उनके दिमाग में था। बहरहाल मोदी के बयान से लगता है कि वो अभी भी उनके दिमाग से उतरा नहीं है खुमार। आगे चलूँगा तो मैं आपको कुछ और उनके स्टेटमेंट्स के हिस्से दिखाऊँगा। आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए रेलवे। इसके अलावा एजाज़ चौधरी साहब साबिक़ सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एजाज़ साहब, सबसे पहले आपसे रद्द-ए-अमल चाहूँगा। यशवंत सिन्हा का भी आपने और जयशंकर का भी आपने स्टेटमेंट देख लिया, और उसके अलावा ट्वीट जो राहुल गांधी ने किया, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि बौखलाहट है उधर, लेकिन साथ ही साथ मोदी साहब के जो बयानात हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, क्योंकि उनसे अभी जंग का जो भूत उन पे सर पे सवार है वो उतरा नहीं। अब उनको ये भी खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं मेरी मकबूलियत ख़त्म ना हो जाए, और जिस तरह आपने सिन्हा साहब का भी बयान सुनाया, और भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान दुश्मनी जो है उसकी एक बड़ा फ़ायदा जो उठाया जाता है वो इंतखाबात में और चुनाव में उठाया जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिहार के इलेक्शन नवंबर में है, उससे पहले कहीं भी कुछ भी एक कोई खतरनाक हरकत कर सकते हैं। इस वजह से तैयारी तो बिलहाल बहरहाल आपको रखनी है, और साथ ही साथ इस वक्त जो थोड़ा लल रहेगा क्योंकि बयानिए की जंग शुरू हो चुकी है। उनके भी वफूद गए हैं, हमारे अभी गए तो नहीं है लेकिन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ अरसा तो इसी तरीके से बयानबाजी जो है वो करते रहेंगे, लेकिन इसी में कहीं कोई बड़ा गलत फैसला अगर वो कर लें तो वो उसको दो चीज़ें रोक सकती हैं। एक चीज़ तो ये रोक सकती है कि उनका मकबूलियत का ग्राफ इतना तेज़ी से गिरता चला जाए
और अपोजिशन के लोग उनसे पूछने लग जाएं कि जनाब आप जवाब पहले दीजिए, आपको तो बंदे मिले ही नहीं है और आपने इतना बड़ा कदम कर दिया। और दूसरा ये है कि दुनिया में जहाँ पे इनको वो जा रहे हैं वहां पे इनको कोई पजीराई ना मिले, और दुनिया इनका बयानिया अभी तक तो नहीं मान रही, लेकिन अब ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनका बयानिया चले। बयानिया इनका एक ही है कि जी हमारा हिस्टोरिकल पैटर्न है कि जी ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, इस वजह से पाकिस्तान ने किया। लेकिन मेरा ख्याल में इस दफा आपने देखा कि दुनिया के किसी मुल्क ने भी इनके लिए इस इल्जाम की तायीद नहीं की कि जी पाकिस्तान ने कर दिया। तो इस वजह से इस दफा इनका बड़ा कमजोर मुद्दा है। हमारे वफूद जाने हैं पर पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। मैं समझता हूँ कि थोड़ा हम देर कर रहे हैं। वी शुड गो, वी शुड नॉट वेट। और मैं मेरी ये भी तजवीज़ होगी कि ये एक ही बहुत बड़ा लश्कर बन के ना जाएं। ये सारे बड़े काबुल लोग हैं जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, ये दो दो की टीमों में मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं एक ही वक्त में। तो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ उन तक पहुँचाना, इससे पहले कि वो अपनी सारी राह हमवार कर दें। तो बेहतर होगा कि हमारे लोग भी साथ ही साथ चल पड़े। मुझे यकीन है कि इन चीज़ बातों पे वहाँ एजाज साहब, लेकिन हमने इस पे पहले भी आपसे बात की थी कि ये जो इंडिया का स्टेट टेररिज्म है, जैसे उन्होंने कनाडा में किया, जैसे अमेरिका में अटेम्प्ट की, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी उसकी तफसील का ऐलान किया, पाकिस्तान के अंदर 20-25 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हमें पूरा एक डॉजियर तफसीलात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पूरी दुनिया को, जितने वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, सबको मुहैया करना चाहिए। वो सिर्फ कुलभूषण यादव तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि हर उस असैसिनेशन की डिटेल होनी चाहिए जो पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर इंडिया ने स्टेट टेररिज्म के ज़रिए, रॉ के ज़रिए या दूसरे एजेंट्स के ज़रिए कैरी आउट की। तो वो पूरी तफसील जाएंगी तो पता चलेगा कि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में खेल क्या खेल है। जी बिल्कुल, मैं तो बल्कि इससे थोड़ा आगे जाता हूँ। मैंने तो ये भी कहा है कि उनके खिलाफ FIR कट के, और जो भी जज है ट्रायल जहाँ हो रहा है वो उन हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक लेटर्स निकाले, समन होते हैं उनको, लेटर रोगेटरी कहते हैं, वो भिजवाएं इंटरपोल में। जिन जिन लोगों के मुतालिक हमें पता है कि वो हैंडलर थे, UAE में बैठे थे या जहाँ पे भी बैठे थे और वो ऑपरेट कर रहे थे, टारगेट किलिंग्स कर रहे थे, हमारे लिए ज़रूरी है। ये याद रखिए कि इस वक्त फर्टाइल ग्राउंड इसलिए है कि जो 5 आईज है ना, 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने पहले से देख लिया कि कनाडा में और अमेरिका में इन्होंने क्या किया था। बल्कि कतर में भी आपको याद होगा कि इनके 8 नेवी के बंदे पकड़े गए थे, और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ थोड़ी सी इसी किस्म की इनको लगाई थी, इनकी मुतल्लिक बात की थी। तो इस वजह से वहां पे फर्टाइल ग्राउंड है, लोग सुनना चाहते हैं, उनको पता है इस बात का कि हिंदुस्तान। लेकिन हमें बिल्कुल सही किस्म के सालम डोजियर होने चाहिए, अखबारों के तराशे नहीं होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम इस कीमती जो नादर मौका है इसको हम जाया ना जाए। सर, पाकिस्तान में कुलभूषण यादव के अलावा कोई इस तरह के और भी नाम हैं जो इन वाकयात में किसी की गिरफ्तारी हुई हो? गिरफ्तारी तो नहीं। आपको याद होगा कि जब वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी 2024 में, और उन्होंने कहा था कि 20 ऐसे टारगेट किलिंग्स हैं जिनके हम शवाहिद ढूंढ रहे हैं, जिनमें से 2 के हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कोई 2 इंडियंस के नाम दिए थे जो हैंडलर्स जहाँ पे भी बैठे हैं। उन्होंने कहा थर्ड कंट्री, पर गार्डियन में खबर आई कि नहीं UAE में बैठे हुए थे, गार्डियन के अखबार में भी लिखा हुआ है। तो ये जो नाम कम से कम नॉन नेम्स हैं, इनके खिलाफ तो हम कोई ना कोई आप निकाल सकते हैं ना किसी किस्म का, ताकि हमारे देखें होमवर्क किए बगैर मलिक साहब अगर जाएंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि फिर वो थोड़ा सा मामला कमजोर पड़ेगा। हमें मुकम्मल तौर पर जा, एक तो हमारी मजबूती है हमारे मुद्दे की कि जी हम पहलगाम से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बाकी जो चीजें हैं कि हिंदुस्तान का जो टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो जो काम किए वो हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दिखाए, 1373 मॉनिटरिंग टीम को दिखाए। लेकिन ये आप बताएं ना कि जी मुरीद के में वो चीज नहीं थी जिसके ऊपर इन्होंने हमले किए, वो स्कूल थे और बल्कि मॉस्क थे और उनसे एसोसिएटेड स्कूल थे। हमें ये सारी मालूमात जो है वो सारी जमा करके इनके डोजियर्स बनाने चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बड़ा लीगल किस्म का एक डोजियर बनाए। पानी का मामले में मैं तो पहले भी गुजारिश की है कि एक एक्सपर्ट पानी का भी साथ जाना चाहिए, और वो भी एक हमारे लिए बड़ा ही जिंदगी मौत का मसला है पानी। और चौथी चीज जो मैं है अभी वो कश्मीर। पानी वाले इशू की तरफ आपको लेके आता हूँ दोबारा। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स हैं पानी वाली, वो भी आप पहले मैं यहाँ पे स्टूडियोज़ में चाहूँगा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी इसके ऊपर अपनी राय दें। सर, ये जो सिचुएशन है हमें इंटरनेशनली इसको कैसे डील करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सर,
इफ़ यू रिमेंबर, आप ही के प्रोग्राम में बड़ी तवालत के साथ मैं ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि हमें डिफेंसिव अप्रोच से बाहर निकलना होगा। हम बहुत क्लियर हैं कि इंडिया की जो पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए दखल अंदाज़ी रही, उसके अंदर लेट जो सबसे बड़ा आखिरी इंसिडेंट हुआ वो जाफ़र एक्सप्रेस का था। लेकिन हम ग्लोरीफाई का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने पहलगाम के वाक़े को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की, पुलवामा में भी ऐसे किया था और लेकिन और यानी इंसिडेंट के एग्जैक्ट लाइक an hour और सो उन्होंने हमें गिल्टी भी कर दिया था। हम उस तरीके से जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर खामोश रहे। अभी जिस वक्त ये वॉर की सिचुएशन थी, इसी दौरान एक और हमारे आदमी, उनकी असैसिनेशन हुई सिंध के अंदर। बिल्कुल, सैफुल्लाह खालिद, बिल्कुल, कुछ ऐसा नाम हाँ जी था। बिल्कुल। वो अपने घर से बाहर निकले और वो रोपोज थे, किसी जगह पे रह रहे थे, तो घर से बाहर निकले तो नामालूम अफराद आए, असैसिनेट करके चले गए। अभी APS के जो स्कूल के बच्चे हमारे शहीद हुए, छोटी सी एक बात कर दी जाती है या इसके अंदर मुलव्वस है। मैं साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं एजाज़ चौधरी साहब, इनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमें एक बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का डोज़ियर तैयार करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो तो कहते हैं FIR रजिस्टर करवाएं, जज से सम्मन दिलवाएं और फिर इंटरपोल से रब्ता करें, फिर जाएं बाहर। बिल्कुल सर। और दूसरा, पाकिस्तान आज तक अपना ये केस, हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लड़ते रहे हैं, ये उठाते रहे हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान इस इशू को प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं करवा सका कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 90,000 सिविलियंस की शहादतों को सफ़र किया है, बर्दाश्त किया है। किस वजह से? जो हमारी रियासत एक कोशिश कर रही थी और जो हमारी रियासत एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़, मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल कर रही थी स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2002। उसके बाद इसमें बहुत बड़ी शिद्दत आई। वो हम यहाँ पर बैठ के तो बता देते हैं TV पे, लेकिन इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बहुत सारी जगहों पर हम वो 90,000 का फिगर, जो कि चंद साल पहले तक 80 पे था, फिर 90 पे आ गया, 90,000 का फिगर हम तैयार नहीं कर सके। कंप्रीहेंसिव डोजियर चाहिए और उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की यकसुई चाहिए, पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की यकसुई चाहिए कि ठीक है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो रहेंगे, हमारी आपस में लड़ाई है। डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन और हुकूमत का किरदार होता है, वो लड़ाई हमारी रहेगी, आप जो हमारे साथ करते रहें। बट इफ़ इट्स अबाउट पाकिस्तान, लेट्स बी टुगेदर, मिल के बैठ के। जिस वक्त एक आवाज़, मैं एक बात कहता हूँ, जिस वक्त ये जंग का तनाजुर आया, उसके बताई मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि PMLN की लीडरशिप की तरफ से मोदी को बाय नेम हिट नहीं किया गया, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उनकी पॉलिसी होगी, उनकी हुकूमत है, जो भी है। नवाज शरीफ साहब ने अभी भी नहीं कहा कुछ। अभी भी नहीं कुछ कहा। उनके बहुत सारे लीडर्स में भी कुछ कहा जो अहम की बाकी पोस्ट तो बोलते हैं, पर बैठे लेकिन बड़े मियाँ साहब को बोलना चाहिए था, नहीं बोले। इमरान खान साहब की पहली स्टेटमेंट क्या आई सर? उनकी पहली स्टेटमेंट ये आई कि पाकिस्तान के लिए हम सब इकट्ठे हैं, ये मोदी एक पागल आदमी है, ये खुदा ना खास्ता इस हजीमत का जो सामना करना पड़ा इसे हार की सूरत में, ये दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई अटैम्प्ट कर सकता है, तो हमें उसके लिए मुल्क के अंदर यकजहती की फ़िज़ा को बहाल और बरकरार रखना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी बात थी। और उसमें इमरान खान साहब ने एक बात ये भी कह दी कि अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है तो आई विल नॉट टॉक अबाउट माई केसेस। मैं कोई ये नहीं कहूँगा मैनू बाहर लैके आओ तो मैं फिर गल कर नहीं। इस वंस इट इज़ अबाउट पाकिस्तान, वेयर एवर वी आर सिटिंग, वेयर एवर वी आर, हमारी जो भी सियासी मुखालफतें हों, रंजिशें हों, अबाउट पाकिस्तान, हम सबको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा आना। एक हमें इंटरनल यकजहती की ज़रूरत है पॉलिटिकल, और दूसरा इंटरनेशनली हमें ज़्यादा प्रोएक्टिव हो के। और मैं सिर्फ 10 सेकेंड्स में, एजाज़ चौधरी साहब ने जो बात की, वी आर गेटिंग लेट सर। डिप्लोमेसी की ज़ुबान में कहा जाता है, और फिर आपको पता है इंडिया की तरफ से जो लोग जाते हैं बड़े बड़े जहांदीदा लोग हैं। आप पहले पहुंच के अगर अपना नैरेटिव वहां पर रख देंगे तो आपके लिए आसानी होगी, अदरवाइज फिर आपको इंडियन नैरेटिव को काउंटर करना पड़ेगा। काउंटर के अंदर आपका आर्गूमेंट उस तरह प्लेस नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। बिलाल साहब, इंडिया ने शशि थरूर को अपनी टीम में शामिल किया क्योंकि उनको लगता था कि वो बंदा बोलने में बहुत अच्छा है, तो उनकी टीम में नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस का बंदा अपनी टीम में, नुमाइंदा अपनी पार्टी का बीजेपी से डालने की बजाय कांग्रेस का बंदा डाल के लीडर बना आगे भेज दिया। तो नो हार्म, जहाँ मुल्कों के मफादात हो, आपको भी आगे बढ़ना है। सर उमर अयूब साहब को डालें, आपको अगर वो पसंद हो तो वो डाल दें, डिपेंड करता है कि आपको अच्छा कौन लगता है। मादरत मैं हमेशा आपके शो पे सबसे पहले कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, अपने शो पर दावत देने का शुक्रिया। देखिए,
नदीम साहब, बात ये है कि उमर अयूब साहब पाकिस्तानी ज़रूर हैं, मगर उनकी बातें हमेशा मुनासिब नहीं होती। मैंने इसलिए उनका नाम लिया था, और माजरत के साथ मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मगर इस जंग के दौरान भी जो उन्होंने एक स्पीच की थी एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो बिलो द बेल्ट थी। बट कमिंग टू द मोर टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड, देखिए सर, सबसे पहले अलाउ मी टू पुट सम कॉन्टेक्स्ट है। चूँकि अब 20 मिनट शो के गुजर गए हैं, तो हमें ये अप्रीशिएट करना चाहिए, और सब करते आए हैं, मगर मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने सारी मामले को फेस किया बतौर कौम, जिसमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया, जिस और कौम पूरी जिस तरीके से उसने फेस किया, आई थिंक वो तो सबके सामने और काबिल दीद है। और उसके अंदर जिस तरीके से हमने इसको डिप्लोमेटिकली भी डे वन से हैंडल किया था, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रेस रिलीजेस थे, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक के साथ मामला थे, चाहे वो इसहाक डार साहब की बात थी, इंफॉर्मेशन के एंड से बात थी, प्राइम मिनिस्टर की डीलिंग थी, मिलिट्री लीडरशिप की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेज थे, और जो हमारी एक मेच्योरिटी और एक मेजर्ड अप्रोच रही, और हक पर खड़े होकर हमने फैक्ट्स पे बात की, तो वो तो हमारी एक मौसर डिप्लोमेसी रही है, जिसका नताइज आपने देखे, जिसके अंदर हमें उस जंग के दौरान भी एक IMF के प्रोग्राम का अप्रूवल भी मिला, जिसके अंदर आपने फिर US का किरदार भी देखा, हमारे सारे दोस्त ममालिक का किरदार भी देखा, और आज भी आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब पहले टर्की में थे, फिर ईरान में थे। तो वो तो जी आई थिंक इट्स अनडिनाइबल कि सारे मामले को ना सिर्फ हमें अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब की, मगर इसके अंदर जो पूरी कौम ने किरदार अदा किया, और जो इंटरनेशनल सतह पर डिप्लोमेटिकली और मीडिया की सतह पर जिस तरीके से हमने अपना मुकदमा पेश किया और जिस तरीके से अपने फैक्ट्स पेश किए, आई थिंक ये इट वाज एज इफेक्टिव एज इट कुड बी। अब क्या इसका मतलब ये है कि काम मुकम्मल हो गया? हरगिज़ नहीं। आज जो बात एजाज चौधरी साहब कर रहे हैं, बिल्कुल जी, आज भी द चैलेंज रिमेंस। एक काइनेटिक एलिमेंट होती है, दूसरी डिप्लोमेटिक, और जो इन्फॉर्मेशन उसकी एलिमेंट है, वो तो एक ऑन गोइंग वॉर है। तो यकीनन हमें उसमें अपना किरदार अदा करना। तो देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो हमारी एज अ स्टेट, जो प्राइम मिनिस्टर साहब, उसमें आर्मी चीफ भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो वो भी दौरा कर रहे हैं, वो भी उसी अमल का हिस्सा है। यकीनन वो वफ्त भी है जिसका आपने जिक्र किया, और उसने आइंदा दिनों में जाना है। मेरे इल्म में नहीं है फ्रैंकली कि वो जो एजाज साहब बात कर रहे थे, आई अस्यूम दे मस्ट बी डिफरेंट व्यूज़ कि वो उसकी ग्रुप को किस तरह ब्रेकअप किया जाता है, कहाँ जाता है। माई अंडरस्टैंडिंग है इसके डॉसियर्स भी उनके पास होंगे, जिसका आपने जिक्र किया। तो देखिए, वो तो आई एम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट कि जिस तरीके से हमारा मुकदमा अभी तक पेश किया गया है, डिप्लोमेटिकली वो भी अपना काम करेंगे। और मीडिया की सतह पर भी आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की आपने जयशंकर की वीडियो दिखाई, या इंडिया के और ब्लंडर्स आपने ड्यूरिंग द वॉर दिखाए इंफॉर्मेशन के, मेरे ख्याल से जी हमारे एंड से आप इसहाक डार साहब की कोई ऐसी चीज़ नहीं निकाल सकते। उन्होंने बड़े मेजर्ड तरीके से सारे मामले में बहुत मैच्योरिटी के साथ अपना किरदार अदा किया। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, इस तरह के जब मामला इतने गर्म हो, तो जिस तरह इंडिया की साइड से आपने रोजाना के ब्लंडर्स देखे, हमारे एंड से बड़ा एक तरीकाकार बेहतर रहा है, मौसर रहा है, और उसको हमें कैरी ऑन करना है। इस जंग के दौरान 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको चाइना से, टर्की से, सऊदी से जो कॉपरेशन मिला, अनप्रेसिडेंटेड है। अमेरिका ने जो किरदार अदा किया, वो शायद इंडिया की तवक्कुआत से बरखिलाफ था। जिस तरीके से ट्रंप ने बड़ी प्रोएक्टिव यहाँ से एक रोल अदा किया, वो इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी तवक्कुआत के उलट हो गया। अभी भी जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर का और आर्मी चीफ का और इसहाक डार का, वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। लेकिन दरमियान में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो इसहाक डार का विजिट था चाइना का, जिसमें अफगानिस्तान तक CPAC को एक्सटेंड करने के लिए ये वो विजिट था जो आपके उस बॉर्डर के ऊपर जो आपके ताल्लुकात में रखना आया हुआ है, उसको भी ब्रिज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, लेकिन इसको आपको फर्दर आगे ले जाना है, क्योंकि आपका ईस्टर्न बॉर्डर से खतरा बहुत बड़ा अभी भी सर पे खड़ा है। जी देखिए, यकीनन खतरा तो जी देखिए, आपको याद होगा कि जब पहली NSC हुई थी 22 अप्रैल को गालिबन, तो उस टाइम पर भी हमें नज़र आ गया था कि पहलगाम के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उसको जवाज़ बनाने की कोशिश करेंगे, इसी तरह के हमले के लिए जिस तरह का उन्होंने किया। और उस टाइम पे भी हमारी हुकूमत ने कहा, रियासत ने कहा, मिलिट्री ने कहा कि वी आर प्रिपेयर्ड। वो रेडीनेस आज भी उसी तरह मौजूद है। ये इस फतेह के बावजूद भी देखिए, वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उस टाइम पे भी हमारे ख्याल से जब हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने, हमारी अफवाज ने कहा कि वी आर रेडी, आई थिंक दिस वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय इंडिया। एंड आई थिंक इवन परहैप्स ग्लोबल परसेप्शन में भी उनकी शायद ये तवक्कुआत नहीं थी जिस तरीके से हमने इस मामले को डील किया। मगर हमने दिखाया कि जो अज़म था, जो प्रिपेयर्डनेस थी, जो कैपेबिलिटी थी, वो प्रूव हुई। तो मेरे ख्याल से आज भी जी मुझे इस बात का अज़म है और यकीन है, और अब तो बढ़ गया है इस फतह के बाद, कि हमारी अफवाज जो हैं, जिस तरह की उनकी कोऑर्डिनेशन और कैपेबिलिटी उन्होंने दिखाई है, आई एम श्योर एट एनी मिनट दे आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि उस तरह की चीज़ रिपीट हो, मगर अगर भारत इस तरह का कदम फिर से बिल्कुल हमारी तैयारी उसी तरह की है जिस तरह पहले थी इंशाल्लाह। आपको पानी वाले इशू पे एजाज साहब ने भी तज़किरा किया, तो वो 2-3 उनके बयानात हैं जिनको मैंने इकट्ठा किया, और उससे भी उनकी इंतहापसंद सोच का एक आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी। दुनिया सारी में
जो टेल एंड यूज़र होता है ना, उसका एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है जो आप कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये ग्लोबली कह लीजिए कि एक अंडरस्टैंडिंग इस इशू के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक उससे बढ़कर इंडस वाटर ट्रीटी भी मौजूद है, जो मैं पर्सनली, मेरा ऐसा ख्याल ये है कि उसमें हमने 3 ईस्टर्न रिवर्स मुकम्मल तौर पर इंडिया को दे के बहुत बड़ी फेवर की हुई है। वो बहुत अच्छी ट्रीटी नहीं है, लेकिन उस ट्रीटी के अंदर भी रहते हुए वेस्टर्न जो रिवर्स है उसके ऊपर हमारा राइट है, जो इंडिया अब डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। एजाज साहब, आज भी मोदी का एक मजीद बयान आया और वो मजाक उड़ा रहा है बाकायदा कि वो अभी तो मैंने उसकी डीसिल्टिंग के लिए थोड़े से डैम खोले हैं तो उससे सैलाब आ जाता है, तो पानी वानी तो हमने देना नहीं है पाकिस्तान को। इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो उसका वो जो एक्सट्रीम माइंड सेट है ना, उसकी पूरी RSS वाली वो सोच की अक्कासी उसके बयान से हो रही है। तो इस इशू को कैसे लेकर आगे चलना चाहिए? बहुत ही खतरनाक है ये जो मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कह दिया कि ये ऐलान जंग होगा अगर आपने हमारे पानी रोके या उनको डाइवर्ट किया। और ऐलान जंग का मतलब तो यही है कि पाकिस्तान की आवाम जो है 240 मिलियन लोगों को आप भूखा मारना चाहते हैं, तो ये तो फिर पाकिस्तान कुछ भी करेगा। लेकिन ये इतना खतरनाक है कि अगर खुदा ना खास्ता ये जंग छिड़ जाती है, हम उनके डैम तोड़ेंगे, वो हमारे डैम तोड़ेंगे, ये मामला जो है ना पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। तो हिंदुस्तान को इस वक्त समझाने की जरूरत है, उनको दबाव बहरहाल डलवाना पड़ेगा इंटरनेशनली। पानी एकदम से तो रोक नहीं सकते, लेकिन पानी को मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं और पानी के लिए मुश्किलात कर सकते हैं। हमें साथ ही साथ कुछ कंजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं वो भी इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन ये मामला जो है हमें कानूनी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी दुनिया के अंदर लेकर जाना होगा और उसको बड़ी शद्दोमत से करना पड़ेगा। ये कोई यानी हयात और मौत का ख्याल मामला है। मैं इससे पहले सिर्फ ये भी कह दूं साहब कि जो शायद कियानी साहब थे, मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो भी बिल्कुल मैं बिलाल कियानी अजीब बड़ी उनकी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ सदर सर कि माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत खुश है इस मामले में कि हमारे जो है हमारी फौज ने, हमारे मीडिया ने, हमारे सफारतकारों ने, हमारे सियासी कायदीन ने, सब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि जी भाई आप इतनी खुशियां क्यों मना रहे, मैं कहता हूँ ये भी अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान को तो झूठ बताया जा रहा था ना कि वो जीत गए हैं, तो हमारी खुशियां देखकर उनको शायद अंदाजा हो रहा है कि नहीं हम शायद जीते नहीं, हमसे झूठ बोला जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये मामला अभी भी संगीन है, खुसूसन पानी के हवाले से। कानूनी लिहाज से भी वो तो कानूनी माहिरीन ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम ये मामला ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो सफारती मिशन है उनको ये बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमने कहा ना कि पानी का कोई बीच में बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि हमें उनको सिग्निफाई कर सकें कि भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके कई लोग तो ये करते हैं कि वो डिजिटल भी साथ एक फाइल लेकर चलते हैं, वहां पे जाके ना स्क्रीन लगवा के वो दिखाते हैं, ताकि ये स्टेटमेंट्स इनकी जो हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेशन या व्हाट एवर अदर ट्रांसलेशन वो भी लगानी चाहिए। ये मामला इस वक्त अब इतना संगीन है। ब्रेक करीब आ गई है। एजाज साहब आपका करूंगा, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ थे। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे और इस इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। साहबजादा सब पानी वाला मसला, उसके ऊपर सियासी लोगों को भी बात करनी चाहिए, पार्लियामान में जिक्र होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ को डिस्कस करना चाहिए, हिकमत अमली पे भी बात होनी चाहिए। जी मलिक साहब, बिल्कुल। मैं देखें, पानी का इशू दो हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है। एक हवाला है जो अभी इंडस्ट्री के हवाला से बातचीत हो रही है और जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, और गॉड फॉरबिड कि वो उसके अंदर कामयाब हो जाए, क्योंकि दैट विल टेक सम टाइम, लेकिन इरादे बहरहाल उनके को अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक पानी के अंदर एक और बहरान हमारे लिए जो वेट कर रहा है वो ये है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। मैं भी आपसे अर्ज़ कर रहा था वक्फे में कि आप देखें, बाबूसर का रास्ता 2 माह पहले खुल गया सर। बाबूसर पूरे एक साल में सिर्फ 35-40 दिन के लिए खुलता था फॉर GB, अदरवाइज़ आपको कोस्तान बशाम चला जाना पड़ता था। क्यों खुला है कि इस मरतबा स्नोफॉलिंग नहीं हुई, बहुत उसकी लो मकदार के अंदर हुई है। और 1999-2000 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम गोल्स आए थे, उसके अंदर क्लाइमेट इफेक्टिव्स में पाकिस्तान को टॉप 10 में शामिल किया गया था। और उसी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ थी कि बाय 2030 पाकिस्तान ग़ज़ाई किल्लत के ममालिक बहरान में पाकिस्तान टॉप 5 में फॉल करेगा। अभी सर पोजीशन ये है कि हमारे पास ऊपर से दरिया सिंध में जो पानी आ रहा था, जिसके ज़रिए हम मेन अपना, क्योंकि रावी आपका खुश्क हो चुका हुआ है,
रावी में तो है कुछ नहीं, ब्यास गायब हो चुका है, ब्यास गायब हो चुका, आपका झेलम और चनाब बचा है। और झेलम की भी आप अगर पोजीशन अभी देख लें, ये पीक डेज होते थे झेलम के और चनाब के चलने के, पुल तक पानी पहुंचाता था। अभी आप जाके देखें, अभी भी एक नाले की शक्ल में है, जेल में साथ बैठे अब नाले की शक्ल में है। सर मैं आप उसको कंप्लीट कर लूं, अभी पोजीशन ये है सर कि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं थी। हमने जो हमारा साउथ पंजाब का, सिंध का ऊपर का एरिया था, हमने वो कपास के हवाला से, और उसके अंदर हमारे पास बहुत पैसा आता था बाहर से, हमने कपास की फसल को ख़त्म करके यहाँ पर माफियाज ने अपनी मोनोपोली और अपना पैसा कमाने के लिए वहाँ पर गन्ना लगा दिया सर। उसकी वजह से 2 फसलें ऐसी हैं, एक कमाद गन्ना और दूसरा मूंजी चावल, जिसके अंदर आपको मुसलसल पानी खड़ा चाहिए। जहाँ पर हमारी ज़मीन का पानी 150 फीट के ऊपर, 80 फीट के ऊपर अवेलेबल था, वो चला गया 350 के ऊपर सर। हम 2 सूबा सिंध ऑलरेडी पानी के हवाले से एक नई कशमकश का शिकार है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट विद इंडिया, ये हमारा क्लाइमेट बैठ के पॉलिसीज बनानी सर। हमें आप देखें, अभी गंदम की फसल कोई नहीं लगाएगा, अभी चावल की फसल नहीं, क्योंकि पानी नहीं है, ठीक है सर। गॉड फॉरबिड अगर यही हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी रही तो आज से 3 साल के बाद अब देखिएगा हम रोटी खाने को तरस रहे होंगे। पहले तो झेलम की सूरत हाल बताइए, इन्होंने कहा कि पानी। देखिए मेरे में तो जी भारत की साइड से सच कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी कोई मेजर पानी के फ्लो में डिसरप्शन है। मगर देखिए बात यह है कि आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस जहाँ तक भारत की इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अबेंस की बात है, उसके ऊपर तो बड़ा क्लियर है कि 2 बातें जी। एक तो ये है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अबेंस, हम तो समझते हैं कि वो ट्रीटी इन फोर्स है, और अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो 2 चीज़ें। एक तो हम NSC की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ये कह चुका है कि अगर आपने किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पानी की फ़्लो को अफेक्ट किया या इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई आपने किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो हम उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेंगे। ये स्टेटेड रियासत का एक मौक़िफ़ है जी। दूसरा, हमारे पास लीगल रिकोर्स भी अवेलेबल है जी, और वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई भी ट्रीटी की वायलेशन होगी तो वो हम बिल्कुल उसको देखेंगे जी, और वो हमारे पास अवेलेबल है। मगर एट द मोमेंट कोई ऐसी मेजर डिसरप्शन नज़र नहीं आई। भड़कें ज़रूर हैं, हर किस्म की इनअप्रोप्रिएट तकारीर भी आपके सामने है, भारत की तरफ से पोस्चरिंग भी है, मगर यकीनन पाकिस्तान के पास ये हक है। और यकीनन जब हम कह देते हैं एक्ट ऑफ वॉर, तो फिर तो देन ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। अगर वो कोई किसी किस्म का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने का सोचते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमारी ये राइट मुतासर होगी। दूसरा ये है कि अगर आप अब हमारा पानी रोकने के लिए आपने जो अपने 2 डैम लगाए हुए हैं, एक वो रतले और दूसरा किशनगंगा, अगर आपने अपने वो बिजली के लिए डैम लगाए हुए, आप रोज़ाना उसमें पानी खाली करते हैं, डालते हैं, तो वो खैर बहरहाल उनको भी सोचना चाहिए। बचगाना भी बगलियार उन्होंने बनाया हुआ, वो आपके डिसरप्शन के लिए उनके पास जी, मगर अगर वो करेंगे जी, तो मैंने आपको बता दिया हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये नहायत बचकाना और ये अहमकाना और ये ख़तरनाक बात होगी। चूँकि पाकिस्तान अगर लोअर राइपेरियन है भारत का, तो फिर भारत भी लोअर राइपेरियन है चाइना का। ये नहीं कि हम उस पर कोई आसरा करते हैं या वो मगर अगर आपने ज़िम्मेदार रियासत का किरदार अदा करना है तो फिर ये दरवाजे ना ही खोले जाएँ तो बेहतर है, और इससे फिर बहुत मामला खुलते हैं। तो बहरहाल देखिए, पाकिस्तान इज़ ऑलवेज होपिंग फॉर द बेस्ट, वर्किंग फॉर द बेस्ट, बट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और उसमें जिस तरीके से जिस तरह का आज़म, ना कोई बेंस की ऑप्शन है, ना एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अब तो इंटरव्यू जी, इस हवाले से ट्रीटी भी बड़ी क्लियर है, और उसमें देखिए जो लीगल रिकोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें कहना चाहिए कि अपनी बदमाशी बंद करे। उसी ज़बान में मोदी बात कर रहे हैं, वो उतना गंदी ज़बान तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उसको नहीं, लेकिन बहरहाल उसको जवाब बहुत सख्त जाना चाहिए, सख्त जवाब जाना। देखिए जी, मेरा ख्याल से जिस तरीके से हमने अभी तक उस दौरानिए में भी 6 से 10 मई के दौरान भी जिस तरीके से हमने डील किया, हमने हर किस्म की अहमकाना बात को एक मेच्योर, मेजर्ड और बात से तरीके से डील किया था। आई थिंक हमने एक जिम्मेदाराना और एक ऐसी कौम जो अपना दफा करना जानती है उस तरह का मुजाहरा किया था। हमें उसी मेच्योरिटी के साथ आगे चलना चाहिए। वो इनको साहिबजादा साहब को उसमें भी काफ़ी इश्ताल वाली बातें हो रही हैं, सियासी इश्ताल वाली बातें। ज़रा वो अलीमा का स्टेटमेंट तो सुनाएगा जी, अलीमा खान का। पीछे से ये चीजें ना करें, आप जजेस को ना धमकाएं, आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम
हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें। हम सर अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा देने के लिए है क्या आपके पास? तो क्या कोई हो रही है, कोई सौदेबाजी वाली बात कहीं? सर देने के लिए मैं फिर बात उधर चली जानी है। देने के लिए ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सब कार्रवाई कर रहा था, मैं विदाउट हमारा ये भाई मैं इसकी पाकिस्तानियत को चैलेंज नहीं करता, लेकिन इनके लीडर खामोश थे। ये पाकिस्तान तेरी अब तो सर खामोश थे। अब मुझे गिव मी वन सिंगल स्टेटमेंट ऑफ मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो मोदी के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में हो। सर आप मुझे दे दें। नहीं, दोनों की नहीं है, मरियम की भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब की भी नहीं, मोदी के मुतालिक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने मरियम ने इंडिया वाले और वॉर वाले इशू पे बोला, मोदी का नाम नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो तकरीर की है उसमें मोदी का नाम नहीं आया। वो सिटिंग देयर इन द नेशनल असेंबली। उन्होंने वो पसरूर की है ना टैंक के ऊपर, वो उस दिन सर वो टैंक चीफ साहब साथ खड़े थे, जहां से आप मुंतखब हो गए ना वहां पे अपने खड़े कर नहीं आई ना सर। वो लोग जो डिजिटल दहशतगर्द थे, वो सोशल मीडिया वॉरियर, वो कौन थे? वो आप ही थे ना, हम थे ना सर, थे ना सर, वॉरियर बने बगैर किसी वजह को। तो आपका एलिवेट ये हमारे पास देने के लिए ना सर। पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो आवाम है वो तो इमरान खान बात हो रही है कि नहीं हो रही सर? नहीं सर, मैं एज इफ नाउ मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, किसी किस्म की को बात बैकडोर फ्रंट डोर बयान का नहीं सर। उन्होंने देखें ये बात तो खान साहब ने भी की है ना, उन्होंने कहा फॉरगेट अबाउट मी, मैं अपने केस आपसे नहीं पूछूंगा, मैं नहीं, मुझे एक चीज चाहिए, मेरे अदालतें मेरा केस सुनती रहे, बस दैट्स इट, मेरिट पे फैसला करें। जो भी कर नहीं सुन रही सर। आप देखें डिलेमा ये है कि लास्ट वेडनेसडे को 300 पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेचर्स, सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे जाते हैं। चीफ जस्टिस साहब कमिट करते हैं, उनके साथ कमिटमेंट देते हैं लेजिस्लेटर्स को कि नेक्स्ट वीक के लिए आपका केस लगेगा। व्हाट हैपन्स? वो 300 आज दोबारा खड़े हुए थे। जो लॉ मेकर्स हैं उनके साथ वध, और 300, I'm not talking about the ticket holders of Form 45, 47, जो 300 पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनके साथ अगर एक चीफ जस्टिस लॉ मेकर्स के साथ कमिटमेंट करके उसे पूरी नहीं करेगा तो क्या बात करें सर। अगली मैं एक बात सर मैं करना चाहूँगा, एक जुमला सिर्फ मैं करना चाहूँगा सर। ये रिजर्व सीट का जो केस चल रहा है, ऑनरेबल जो हैं मुसरत हलाली साहबा, उन्होंने पूछा कि SIC के चेयरमैन ने अपनी पार्टी पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। मेरा नॉमिनेशन पेपर काजी फायजी साहब ने खुलवाए थे। आपने जिन लोगों को 39 को PTI डिक्लेयर किया है ना, टिकट की वजह से नहीं किया, उनके नॉमिनेशन पेपर पे PTI लिखा हुआ था। नंबर 1, मेरे पेपर पे SIC लिखा हुआ है। मेलाफाइड इंटेंशन थी RO की तरफ से, उसने मुझे मेरा निशान किया, और मैं वाहिद कैंडिडेट हूं जिसके 4 निशान चेंज हुए। आपके वकील कल सर, दूसरी चीज, सुन्नी ताद कौंसिल ने इलेक्शन लड़ा है। जनरल इलेक्शन के बाद जो बाई इलेक्शन होता है वो जनरल इलेक्शन का हिस्सा होता है। हमारे साहब और एजाज चौधरी साहब हमारे साथ थे। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।